वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी से चल रही है ना? तो दोस्तों, आज मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो चलिए लेट किए बिना शुरू करते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? महमूद, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस समय लोहार वंश का शासन था। किस वंश का था? लोहार वंश का, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहले तेग मुस्लिम राज्य के किस वर्ग को कहा जाता था? अहले तेग मुस्लिम राज्य के किस वर्ग को कहा जाता था? तो इसका स्पष्ट आंसर होगा कुलीन वर्ग को। कुलीन माने अमीर लोग। अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा दार उल हर्ब, है ना? ये है क्वेश्चन। गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? दार उल हर्ब, ठीक है? दार उल हर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने मारतंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? एक बार फिर से प्रश्न सुनिए ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम ने मारतंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? तो इसका आंसर होगा मुल्तान क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मुल्तान क्षेत्र में, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इसको शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत। अभी तो शरीयत का नाम काफ़ी आपने सुना होगा न्यूज़ पे। शरीयत कानून, इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कानून कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। महमूद गजनी, ये है क्वेश्चन। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेंगी शाखा का शासक कौन था? तो इसका शासक था शक्ति वर्मा प्रथम। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेंगी शाखा का शासक कौन था? तो शक्ति वर्मा प्रथम था, है ना? ये शक्ति वर्मा प्रथम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पगिन, है ना? कौन था? अल्पगिन था। अल्पगिन। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगिन था। गजनी राजवंश के संस्थापक था अल्पगिन, और मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगिन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में, ठीक है? अगला सवाल है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध, ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कौन? उत्थी, उत्वी है, उत्वी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी था। ये क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान और इतिहास कौन था? इतिहासकार अल-बरूनी था। इसको याद रखिएगा। जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था वह बहुत बड़ा विद्वान और इतिहासकार भी था, उसका नाम था अल-बरूनी। अगला सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का 18 पुराण है, तो उन पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। ठीक है ना? अल-बरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था कहाँ? चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया किसने? भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय को भीम द्वितीय भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया किसने? भीम द्वितीय ने, या उसे है ना मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति, ये है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई? किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति को अपनाया। अगला सवाल है, ये 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? 8वीं शताब्दी के बीचों बीच मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो तोमर शासक, तोमर वंश का शासक था अनंगपाल ने। किसने? तोमर वंश का शासक था अनंगपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव रखी थी उन्होंने, है ना। तोमर शासक अनंगपाल ने। दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल ने। आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया? तो गुजरात के जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? गुजरात के जाटों के विरुद्ध। ये है क्वेश्चन। मोहम्मद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में या 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया? गुजरात के जाटों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? इराक की राजधानी बगदाद है ना। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ये है क्वेश्चन। तो बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो उस, है ना, उपाधि का नाम था अमीन उल मिल्लत। क्या था? अमीन उल मिल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो गजनी साम्राज्य का। सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था?
है ना, तो गजनी साम्राज्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शायद आपको पता भी होगा। तो 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने, है ना, लगातार आक्रमण किया था। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो 1175 से 1200 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण लगातार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मूलराज ने। आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मूलराज ने, याद रखिए, मूलराज ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया? एक बार फिर से प्रश्न को दोहराता हूं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने, अरब वासियों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 711 से, है ना, 712 ईस्वी तक, 711 से 12। ठीक है, ये 711 से 12। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का। किसका था? दाहिर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिजरी संवत की शुरुआत जिस दिन शुरू हुई उस दिन मोहम्मद साहब कहाँ के लिए रवाना हुए? तो मदीना के लिए रवाना हुए। हिजरी संवत की शुरुआत जिस दिन हुई उस दिन मोहम्मद साहब कहाँ के लिए रवाना हुए? तो मदीना के लिए रवाना हुए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के बाद उनके कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किस वंश के खलीफाओं ने किया? है ना, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से यह प्रश्न दोहराता हूं मैं। मोहम्मद साहब के बाद उनके कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किस वंश के खलीफाओं ने किया? तो उमैयद वंश ने। किस वंश ने? उमैयद वंश ने, है ना, उमैयद वंश ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को क्या कहा जाता है? मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को क्या कहा जाता है? तो उसे हदीस कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को हदीस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ा का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ा का शासक कौन था? तो भीमदेव था। कौन था? भीमदेव, है ना। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अनहिलवाड़ा का शासक कौन था? भीमदेव था। आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंद्रावड़ के युद्ध में। कब? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, ये प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, है ना, चंदावड़ के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच और कब?
तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तराइन थानेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है। तराइन जो जगह है वह थानेश्वर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो उसकी दूरी है 14 मील, है ना। तराइन की दूरी थानेश्वर से 14 मील है मात्र। लास्ट अंतिम प्रश्न है ये इस सेट का। किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही। किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही, यानी विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है। और इस तरह से मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।